नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, क्रिकेटर सुरेश रैना के क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि रैना ने भले ही संन्यास की घोषणा की हो, लेकिन उनमें अभी क्रिकेट बाकी है। यूपी को सुरेश रैना पर गर्व है। रैना यूपी के मुरादनगर के रहने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जिले में बड़ा हादसा हुआ। बारिश के चलते एक मकान की दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक से गिर गया। इस हादसे में करीबन 4 लोगों की मौत की खबर है और करीबन 8 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि दोपहर तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान मुट्टीगंज मोहल्ले में हड़िया पुलिस चौकी के पास एक पुराने मकान का छज्जा गिरा है। अचानक तेज चीख पुकार सुनने को मिली। आसपास के घरों से लोग दौड़े और हालातों का जायजा लिया, लेकिन जब ये चीख पुकार और ज्यादा बढ़ती गई तो हर एक व्यक्ति मदद के लिए मकान की तरफ भागा। हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के सीनियर अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दिए। में 4 की डेथ हो चुकी है और 6 इसके अलावा और यहाँ एडमिटेड हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। में 4 की डेथ हो चुकी है और 6 इसके अलावा और यहाँ एडमिटेड हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ से सपा प्रवक्ता अमित जैमई का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विश्वास ढोंगी नारे हैं। बीजेपी सरकार मदरसे को बंद करते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। अमित जैमई ने लेवाना होटल मामले पर बीजेपी सरकार को घेरा। साथ ही निकाय चुनावों को लेकर अमित जैमई ने कहा कि सपा की तैयारी तो पुख्ता है। इस निकाय चुनाव में बीजेपी की हार जरूर होगी और सपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसे के एक बड़े हिस्सों को बंद कर देना चाहती है। इसके लिए बाल विकास से एक लेटर माइनॉरिटी अफेयर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको जा चुका है और ये पूरी कहानी असम मॉडल पे किस तरह से 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो और जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, इन मुद्दों पर चर्चा ना हो। इसलिए योगी जी की सरकार ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, हम ये कहते हैं कि अगर मदरसे का एक हिस्सा रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर योगी जी की सरकार एक स्कूल खोल नहीं सकती, एक शिक्षक दे नहीं सकती, एक मदरसा बोर्ड को फंड दे नहीं सकती, तो अकलियतों को या जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी भाषा का, अपनी जुबान का, अपना स्कूल खोलने का पूरा अधिकार है। लेवाना अग्निकांड पर सरकार 2017 के बाद आज क्यों जगी, ये जवाब पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने अपनों को खो दिया। मसला यह है कि लखनऊ की जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में बहुत ही बुरी तरह से डूबा हुआ है और अधिकारी भी लिप्त हैं। मुख्यमंत्री जी के आवास और ऑफिस से 2 किलोमीटर के परिसर में लेवाना जैसे 50 होटल्स होंगे। सवाल यह कि इनके परमिशंस, इनके जो अप्रूवल्स हैं अग्निशमन के, क्या चेक किए गए, ये कौन देने वाले लोग हैं। सरकार तो कहती है कि जिन अफसरों ने किया हम उसे पनिश करेंगे, लेकिन 2017 से जो अफसर अग्निशमन में बैठकर ये सब होने का इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी जी उनके लिए क्या करने वाले। निकाय चुनाव की तैयारियां हो या आने वाला लोकसभा का चुनाव, बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीटर ऊपर गया था अब उसको नीचे ही आना है और जनता 2022 में भले चूक गई हो, लेकिन 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। वहीं मिर्जापुर के चुनार में अनुप्रिया पटेल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित निर्यात केंद्र का शिलान्यास किया और पूजन अर्चन किया। इस केंद्र से पूर्वांचल, मध्य प्रदेश और बिहार के किसानों को सीधे तौर पर प्रॉफिट होने वाला है। 2 चरणों में करीबन 60 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र के शुरू हो जाने से देश को विदेशी मुद्रा मिलने के साथ साथ पूर्वांचल के किसानों की आय में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र में और चुनार के अंदर देश में अपने तरीके का एक पहला एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्यात सुविधा केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके उत्पाद को, उनका अनाज, उनका फल फूल सब्जी डेयरी, ये तमाम जो उनके उत्पाद होते हैं उसे हम निर्यात के माध्यम से दुनिया के बाज़ारों में उसको बेच सकें और हमारे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। तो वहीं अगली खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अफरोज खान की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। अफरोज खान पर मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़कर फर्जी दस्तावेजों पर एम्बुलेंस खरीदने का आरोप लगा है। तो नोएडा के बहुचर्चित श्रीकांत त्यागी मामले में जहां एक तरफ लगातार त्यागी समाज एकजुटता दिखाते हुए पंचायतें कर रहा है, तो वहीं श्रीकांत त्यागी को जेल से रिहा करने की मांग भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज मोर्चा ने अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है। धरने पर बैठे सभी त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात कही, जिसके बाद ही धरना समाप्त होने की बात कही जा रही है। हालांकि श्रीकांत त्यागी अभी भी जेल में बंद है। श्रीकांत त्यागी पर महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था, इस बात का आरोप लगा है। मृतक बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का नोएडा से कनेक्शन जुड़ता हुआ मिल रहा है, जिसकी तफ्तीश करने के लिए गोवा पुलिस नोएडा पहुंच गई और सेक्टर 24 थाने की पुलिस के साथ अरावली अपार्टमेंट में सोनाली के फ्लैट पर पहुंची। गोवा पुलिस ने वर्तमान समय में रह रही सोनाली के किराएदारों से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ करी और फिर वापस रवाना हो गई। तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय कुमार निषाद बाराबंकी पहुंचे हुए थे। संजय कुमार निषाद ने देवा मत्स्य आहार प्लांट का निरीक्षण किया है और इस प्लांट के निरीक्षण के दौरान संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले देश और प्रदेश में परंपरागत तरीके से मछली का व्यवसाय होता था, जिसकी वजह से मछुआरे समृद्धशाली नहीं हो पाते थे। लेकिन अब हमारी सरकार आधुनिक तरीके से मछुआरों का साथ दे रही है। हमारी सरकार सभी मछुआरों को हाईटेक बना रही है और योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें हमारे यहाँ महिलाओं के नाम से 60% सब्सिडी है, सामान्य पुरुष के नाम से 40% सब्सिडी है। ऐसे में उन्हें वित्तीय अनुदान देकर इस मत्स्य क्षेत्र में एक तो प्रोडक्शन के उत्पादन के क्षेत्र में, एक तो उनके उत्पादन में आने वाले जो जो एसेसरीज हैं, जैसे उसके फिश फीड्स है या फिश मार्केटिंग के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में हम लोग कई 25 प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें हम लोग सब्सिडी दे के काम कर रहे हैं। उसमें ये है देवा फीड फ्री है, जो इनके मत्स्य में इस हम बड़ी बड़ी योजनाओं को देखने के लिए इसलिए निकल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं क्या वो धरातल पर हैं कि नहीं हैं, क्या वो मछुआरों के लिए कारगर हैं कि नहीं है। अगर योजनाएं कारगर हैं, जो योजनाएं कारगर होगा उसमें हम प्रोत्साहन देंगे, उसमें ज़्यादा करेंगे। जो योजनाएं नहीं रहेंगी उसे देखा जाएगा, जो कमी उसे सुधार किया जाए। उसी क्रम में आज आए थे। तो वहीं हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला का निरीक्षण किया और यहां पर उन्होंने सीएमओ को सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी अब तक गुंडे मवालियों को इकट्ठा करके सत्ता पर काबिज रही, लेकिन अब कभी भी उसको सत्ता नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया है, साफ़ सफाई व्यवस्था अच्छी है और इलाज अच्छी स्थिति में हो रहा है। डॉक्टर वैश्य ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, दवाइयाँ भी सभी उपलब्ध हैं। एक हमने संशोधन यहाँ किया है, ये कुत्ता काटे का इंजेक्शन मंगलवार या शुक्रवार को लगा रहे थे,
और ये तय हुआ है कि जो भी पेशेंट कुत्ता काटे का आएगा उसको तत्काल हम रेबीज का इंजेक्शन लगाएंगे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ साहब से भी कहा है शासन के निर्देशों का अनुपालन। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी को श्री मनकामेश्वर मंदिर से मुकुट की सवारी के साथ रामलीला महोत्सव का आगाज हो जाएगा। 9 अक्टूबर को समापन होगा। प्राचीन रामलीला और राम बारात कोरोना काल में 2 साल तक नहीं हुई थी। इस बार रामलीला और जनकपुरी के भव्य आयोजन के लिए तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। देखिए, प्रतिवर्ष जनकपुरी का आयोजन होता है और ये उत्तर भारत का बहुत ही बड़ा एक त्योहार के रूप में जनकपुरी का रामलीला का आयोजन होता है। और चूंकि पिछले समय में कोविड था, कोविड के कारण से 2 वर्ष न राम बारात निकली न जनकपुरी का आयोजन हुआ। 2 वर्ष के बाद ये प्रारंभ हो रहा है। देहरादून में निवेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी। सीएम ने निवेशकों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों ने उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश को नया आयाम दिया है। प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व को बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का योगदान अमूल्य है। तो वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसको बीजेपी मैदान में उतारने जा रही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कल सुबह तक सभी प्रत्याशियों की सूची हम जारी कर देंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी केवल अपने सिंबल पर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामित कर रही है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि हम कार्यकर्ताओं के बल पर हरिद्वार चुनाव में परचम लहराएंगे। हरिद्वार का चुनाव हम कार्यकर्ताओं के ही बल पर जीतेंगे और हमने तय किया कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, हम सबको किसी न किसी रूप में हरिद्वार चुनाव में उनका प्रयोग करेंगे और सब कार्यकर्ता सामूहिकता से हम पिछली बार से अधिकतम सीटों में विजय प्राप्त करें। दिशा में का प्रयास है। लगभग सब समिति यही कहने को नाम आए हुए हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। 1-8 सीटें हैं जिन सीटों पर हम चर्चा मारते रहेंगे, कल तक उसमें यूके 888 भर्ती घोटाले मामले की जांच को लेकर यूकेडी अब भगवान की शरण में जा पहुंचा है। हल्द्वानी में आज यूकेडी कार्यकर्ता न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता की शरण में जा पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता के समक्ष गुहार लगाई कि यूके 888 मामले को लेकर न्याय करें, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में जो भी जांच हुई है उसमें केवल एसटीएफ ने छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़ा है। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनको सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है और इस मामले में गोलू देवता ही केवल न्याय कर सकते हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जांच सही दिशा में जा रही होती तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य के अलावा कई और बड़े लोग भी एसटीएफ की गिरफ्त में जरूर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्हें केवल गोलजू देवता के न्याय पर भरोसा है। इस मामले में बड़े बड़े लोग जिन्होंने उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ छल किया, उनकी गिरफ्तारी हो। देखिए, उत्तराखंड में 2000 से और 2022 तक जो उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग हो, चाहे आपकी विधानसभा की भर्तियां हो, चाहे जो भी दरोगा भर्ती हो, पटवारी, कोई भी भर्ती ले लीजिए, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। और उत्तराखंड राज्य में जो हम लोगों ने जो सपना देखा था, उत्तराखंड राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें यही हमारा उद्देश्य था कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले। आज लाखों लोग बेरोजगार हैं, लाखों लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। आज उन लोगों को नौकरी मिली है जो किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पत्नी है, तो उन लोगों को नौकरी मिली है। और जिन्होंने उस पेपर लीक होने में जिन्होंने 15 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख रुपए खर्च किए, उनको नौकरी मिली है। गोलजू दरबार में तभी आता है, कोई भी आदमी तब आता है जब उसकी आज सब जगह से विफल हो जाती है। उत्तराखंड क्रांति दल और राज्य के अंदर अभी प्रमुख मांग उठ रही है सीबीआई जांच। तमाम जो भ्रष्टाचार राज्य के अंदर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रही है, हम पूरे राज्य की जनता जो है, युवा जो है सड़कों पर उतर चुका है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, ईडी की दखल के अंदाज का मामला हो रहा है कि ईडी दखल दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हरिद्वार में पथरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी। पुलिस ने
दिनारपुर के जंगलों में छापेमार कार्रवाई के दौरान कच्ची शराब बनाने पर 6000 लाहन को नष्ट किया है, तो वहीं पुलिस टीम को देखकर 4 शराब तस्कर मौके से रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने चारों शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश भी आगे की शुरू कर दी है। वहीं रामनगर में कबाड़ी की दुकान में रखे सिलेंडर से गैस रिसाव के बाद प्रशासन ने कबाड़ियों की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के साथ ही सीओ कोतवाल के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन ने कबाड़ियों की दुकानों के साथ ही गोदाम में भी छापेमार कार्रवाई करते हुए सिलेंडरों की जांच की है। सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि शहर में दर्जनों कबाड़ियों की दुकानें हैं। हमने लगातार कबाड़ी की दुकानों पर चेकिंग करते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि हमने 2 लोगों का पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किया और उन पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, शहर में काफी सारे कबाड़ियों की दुकान है और कबाड़ियों की दुकानों पर निरंतर हमारे द्वारा चेकिंग की जाती है और इनको बताया गया है कि चेकिंग की जा रही है कि इनके वहाँ कोई गैस सिलेंडर या जो भी सामान ये लेते हैं उनके रसीद रखेंगे और जो भी कबाड़ी इनको बेचना आता है उसका आधार कार्ड या उसका एंट्री प्रॉपर तरीके से करेंगे और कबाड़ी की दुकान में फायर स्टेगुलेशन जरूर लगाएंगे। हाँ, इन्होंने बेसिकली अभी तक सामान इधर उधर फैला रखा है, सड़क में अतिक्रमण किया है। इसके संबंध में इनका पुलिस कार्रवाई की जा रही है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। चैंपियन ने दावा किया है कि खानपुर विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होगा। चैंपियन ने खानपुर से मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने कई तथ्यों को छुपाकर चुनाव लड़ा था और जनता को भी झूठ बोलकर गुमराह किया। उन्होंने फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि चुनाव के दौरान उनके पैर में चोट थी। खुद को शेर बताते हुए कहा कि शेर घायल था, अब फिट है। एक ही झटके में आंख नाक सभी निकाल कर रख दूंगा। खानपुर की जनता को की कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जल्द ही जनता के पक्ष में फैसला आएगा। करता हूं 54 इंच का सीन नहीं होगी और पिछली बार की बात ना देखें जब कुंवर प्रणव सिंह के पैर में चोट लगी थी, उनके लिगामेंट टूटे हुए थे, उस समय शेर घायल था। अब शेर आ गया, झपट्टा मारेगा तो आंख नाक सब निकल जाएंगी मेंढक की। न मेंढक की न गर्दन रहेगी न मेंढक जैसी आंख रहेंगी। बड़े भारी मुगालते में है। आज का लड़के देख ले। वैसे तो हम पंचायत चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत की 3 बार सदस्य रही। इस बार वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उमेश के खिलाफ रिट पिटीशन इलेक्शन का डला हुआ हाईकोर्ट में और माननीय हाईकोर्ट में पहली सुनवाई आज है। तो हम आश्वस्त हैं 1 वर्ष से पहले विधायक पद से बर्खास्त होगा उमेश, दोबारा से खानपुर में चुनाव होगा, तब हम ईश्वर कृपा से चुनाव लड़ेंगे।